हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है आज हम 5th चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द नोमैडिक एम्पायर्स। राइट, तो जो नोमैड्स होते हैं लोग यहाँ पे वो कौन से होते हैं? वो यहाँ पे ट्राइब्स होती हैं। ओके, नोमैड ट्राइब्स जो होती हैं उसका मतलब यही होता है कि वो हमेशा मूव पे रहते हैं। वो या तो फिर पेस्टरलिस्ट होती हैं या फिर जो है वो एक तरह से हंटर गैदरर्स होते हैं। राइट, जो नोमैडिक ट्राइब्स है, अब तक हमने जो है नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में यही चीजें पढ़ी हैं कि वो हंटर गैदरर्स होते हैं, पेस्टरलिस्ट होते हैं एंड वो हमेशा मूव पे रहते हैं। बट अब जो है ना इनके साथ एक वर्ड जो है नया वो जुड़ गया है जिसे हम यहाँ पे इम्पायर्स बोल सकते हैं। तो जो है नोमैडिक इम्पायर्स ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या ये जो नोमैड्स हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, इनकी भी क्या कोई जो है इतनी बड़ी इम्पायर्स है जिस तरह से हमने जो है अपने प्रीवियस चैप्टर्स में मेसोपोटामियन एम्पायर के बारे में बात की थी, रोमन एम्पायर के बारे में बात की थी एंड उसी तरह जो है क्या ये जो नोमैडिक है उनकी भी कोई एम्पायर हो सकती है? वही चीजें जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड जो आप पीछे बैकग्राउंड में ये मैप देख रहे हो इन्हीं नोमैडिक एम्पायर की ही ये मैप है। राइट, तो ये मंगोल्स जो है, ओके, मंगोल्स जो है, राइट, ये उनकी जो है एम्पायर है जो कि ऐसा नहीं है कि ओनली एक कॉन्टिनेंट तक जो है ये फैली हुई थी। डिफरेंट कॉन्टिनेंट जो है वो इनके अंडर थे। इवन यूरोप के भी कुछ कंट्रीज जो है वो इनके कंट्रोल में थी। इधर चाइना की अगर हम बात करें, राइट, वो जो है इनके कंट्रोल में था एंड इवन इंडिया तक जो है ये पहुंच चुके थे। तो जो है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो यूरो एशिया, राइट, जिसे हम बोल सकते हैं यूरो एशिया, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जो है वहां पे इन मंगोल्स का एक तरह से पूरा कंट्रोल हुआ करता था। तो मंगोल्स जो है इनके एक मेन रूलर थे गेंजिस खान। राइट, गेंजिस खान जो है उन्होंने ही जो है इतना बड़ा एम्पायर जो है वो यहाँ पे बनाई थी। तो उन्होंने ही जो है एक तरह से रेड्स की थी एक जगह से दूसरी जगह पे। इंटर कॉन्टिनेंटल रेड्स जो होती है वो इनके द्वारा की गई थी। डेट इज वाई जो है इनकी इतनी बड़ी एम्पायर यहाँ पे बनी थी। उसी के बारे में हम यहाँ पे जो है कवर करेंगे। सो द टर्म नोमैडिक एम्पायर कैन अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी। तो यहाँ पे जो है जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्रीज की, तो अगर हम उस हिस्ट्री को हम पढ़ें तो यहाँ पे जो टर्म है ना नोमैडिक एम्पायर वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो नोमैड्स होती हैं वो या तो फिर पेस्टरलिस्ट होते हैं या फिर वो हंटर गैदरर्स होते हैं। बट एम्पायर्स के बारे में जो है पहले कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा है। नोमैड्स के साथ जो है एम्पायर्स वर्ड जो है वो पहली बार यहाँ पे सुना है। तो जो नोमैड्स होते हैं ना वो वेंडर्स होते हैं जो कि हमेशा मूव पे रहते हैं एंड एक फैमिली असेंबलीज इनकी होती हैं। इनके अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एंड अनडिफरेंशिएटेड इकोनॉमिक लाइफ जिनकी होती है उसे हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती हैं। इनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं इकोनॉमिक लाइफ के या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के, उसी के साथ ही ये बंधे होते हैं। सो ऑन दी अदर हैंड अगर एम्पायर की हम यहाँ पे बात करें, कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ अ मटेरियल लोकेशन। तो एम्पायर जो होती है ना वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो है वो सेटअप होती है। जैसे कि जो नोमैड्स होते हैं वो हमेशा मूव पे होते हैं, बट एम्पायर जो होती है वो एक ही जगह पे जो है लोकेटेड होती है। मटेरियल लोकेशन हो गया, स्टेबिलिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एंड एक गवर्नेंस जो होती है ना विद द इलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो चीजें आपको एक एम्पायर में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब जो है ना जो हिस्टोरियंस हैं कुछ यहाँ पे जो है एक तरह से उन्होंने ही ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी हैं। कुछ यहाँ पे इस डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, कुछ यहाँ पे इसके अगेंस्ट हैं। तो वही चीजें जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यहाँ पे करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ये जो है ना इसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम यहाँ पे बोल सकते हैं या फिर इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है ना वो इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम यहाँ पे बोल सकते हैं। राइट, जैसे कि थीम 4 जो है प्रीवियस चैप्टर में हमने जो 4 चैप्टर है उसमें हमने स्टेट फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा है। अबाउट द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स हमने अरब्स के बारे में बात की थी। राइट, उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जो है ना एक स्टेट फॉर्मेशन की थी एंड हुज ओरिजिन्स अगर हम बात करें तो इनका भी ओरिजिन जो है ना वो एक
नोमैडिक ट्रेडिशन के साथ ही बंधा हुआ है अरेबियन पेनिनसुला में। सो दिस चैप्टर स्टडीज ऑफ अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोमैड्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो है डिफरेंट ग्रुप जो है नोमैड्स के उनके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल एशिया के जो मंगोल्स हैं उस ट्राइब के बारे में बात करेंगे जिन्होंने एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर जो है वो यहाँ पे बनाई थी। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब हो गया यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट्स हो गए, इवन यूरोप में एंड इवन एशिया में भी जो है इनका कंट्रोल हुआ था। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द गेंजिस खान यूरोप एंड एशिया एरिया जो है वो इनके कंट्रोल में था ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड है इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। सो रिलेटिव टू द एगेरियन बेस्ड इंपीरियल फॉर्मेशंस इन दी चाइना, तो अगर हम बात करें चाइना की, राइट, वो भी इनके कंट्रोल में था, यहाँ पे मंगोल ट्राइब्स के अंडर था। तो वहां पे जो है ना इंपीरियल फॉर्मेशन किस तरह की थी, वो एगेरियन बेस्ड थी, मीन यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर वो डिपेंड थे। एंड जो उनके नेबरिंग नोमैड्स थे मंगोलिया के, तो ये जो है एक तरह से हम्बलर लेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी इनकी। एंड इवन इकोनॉमिक वर्ल्ड भी जो है इनका काफी जो है सिंपल सा था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो चाइना जो है वो इनके नेबरहुड में था, इन मंगोल ट्राइब्स के। ओके, मंगोलिया की अगर हम बात करें तो, बट चाइना जो है वो थोड़ा सा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी वहाँ की। वहाँ का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स था। एंड वो जो है एक तरह से वो कौन सी थी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड सोसाइटी थी। बट इनके जो है काफी हम्बलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स जो सोशल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड था इनका। But the Central Asian nomadic societies जो थी were not insulated island that were impervious to the historical change. These societies interacted, had an impact on and learned from the larger world of which they were very much a part. तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी उनकी सोसाइटी। उनका जो है उन्होंने पूरे वर्ल्ड से जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो सीखी थी। इवन उनके साथ वो उनका इंटरेक्शन भी जो है लगातार यहाँ पे होता रहता था। वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल भी इजीली हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग ही रहते थे, बट जो है ना वो हर एक चीज को अडेप्ट करने के लिए रेडी रहते थे, अगर हम मंगोल्स की बात करें। So, this chapter studies the manner in which the Mongols under Genghis Khan adapted their traditional social and political customs to create a fearsome military machine and a sophisticated method of the governance. तो इसमें हम यही चीजें कवर करने वाले हैं कि उन्होंने जो है ना जो दूसरे लोग थे यहाँ पे या फिर दूसरी ट्राइब्स थी, उनका जो ट्रेडिशनल सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम्स है ना उसे भी अडेप्ट किया था अपनी जो मिलिट्री को जो है थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए, या फिर एक सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस जो होता है ना वो यहाँ पे चलाने के लिए उन्होंने दूसरे जो ट्राइब्स है ना उनके मेथड्स को भी अडेप्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में ही सीमित रहते हैं, वो दूसरे जो ट्राइब्स थी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी जो है अडेप्ट करने के लिए रेडी रहते थे गेंजिस खान। इसी की वजह से ही जो है उन्होंने इतने बड़े जो पार्ट है ना यहाँ पे जो 2 कॉन्टिनेंट्स उसके ऊपर यहाँ पे रूल किया था। सो इकोनॉमीज होगी एंड एक तरह से काफी सारा कॉन्फेशनल सिस्टम्स हो गया, तो सारी चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे अडेप्ट की थी। तो ये एक चैलेंज भी था इनके लिए, क्योंकि इतने बड़े एरिया को अलग अलग वहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, अलग अलग जो है रिलीजन के लोग रहते थे, उनके जो है सोसाइटी डिफरेंट थी, उनके रहन सहन के तरीके अलग थे, उनकी लैंग्वेजेस यहाँ पे डिफरेंट थी। तो ये भी जो है ना मंगोल्स के लिए एक चैलेंज ही था, बट फिर भी जो है वो इसमें सक्सेसफुल रहे थे उन लोगों के ऊपर रूल करने में, राइट। सो दे इनोवेटेड एंड कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना उन लोगों के ऊपर थोप दिए थे, जिन लोगों को जो है जिन टेरिटरीज को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उनके ऊपर यहाँ पे थोप दिए थे, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज भी किया था। तो जैसे वो रह रहे थे उन्हें वैसे ही यहाँ पे रहने दिया था, जो लैंग्वेज वो यहाँ पे बोलते थे वो वैसे ही वहाँ पे चलने दी थी, जिस तरह की सोसाइटी वहाँ पे थी उसे वैसे ही यहाँ पे चलने दिया था। ज्यादा जो है चेंजेस करने की कोशिश इन्होंने नहीं की थी। इवन जो है ना इन्होंने इनोवेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। So they innovated and compromised and creating a nomadic empire that had a huge impact on the history of Eurasia। तो एक ऐसी nomadic impact जो empire इन्होंने बनाई थी जिसका जो है ना यूरेशिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से जो है ना इनकी अपनी जो सोसाइटी थी, नोमैड्स जो थे यहाँ पे, मंगोल्स जो थे ना, उनका जो कैरेक्टर है या फिर उनका जो कॉम्पोजिशन है ना उनकी सोसाइटी का, मंगोल्स का, वही यहाँ पे चेंज हो गया था, राइट। तो ये जो है ना स्टेप ड्वेलर्स थे। स्टेप ड्वेलर्स में जो है जो कि ग्रासलैंड जो होते हैं ना,
राइट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो नोमैड्स होते हैं वो अपने हर्ड्स के साथ रहते हैं, तो उन्हें जो है ना वो उनकी मूवमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड रहती है, जहाँ पे आपको जो है ग्रासेस मिलेंगी इजीली, तो वहां पे ये मूव हो जाते थे। जब एक जगह पे ड्राई सीजन आता था तो वहां से जो है अपना सारा सामान वगैरह बांध के वो दूसरी जगह पे चले जाते थे जहाँ पे इन्हें ग्रासेस मिल जाती थी। तो ये स्टेप ड्वेलर्स थे एंड इनका अपना कोई लिटरेचर इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था, राइट। एंड सो आवर नॉलेज ऑफ द नोमैडिक सोसाइटीज, तो इन सोसाइटीज के बारे में हमें जो है ना इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कौन से सोर्स का हम यहाँ पे यूज करके इनके बारे में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। तो इन्होंने अपना तो लिटरेचर कोई भी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया था, तो इनके बारे में जो है ना कई लोग जो है यहाँ पे जो ट्रेवलर होते हैं तो उन्होंने इन लोगों का रहन सहन यहाँ पे देखा था, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। तो जैसे कि ट्रेवलॉग्स हो गए, क्रोनिकलर्स हो गए, तो अगर उनको पढ़ के जो है हमें इन नोमैडिक सोसाइटीज के बारे में जो है ना पता चलता है। बट अगर हम बात करें कि क्या जो भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में यहाँ पे बताई गई है हिस्टोरियंस के द्वारा तो वो सच है या नहीं है, तो इसके बारे में हम यही नहीं बोल सकते हैं कि इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है वो सच है या नहीं है। थोड़ा सा इग्नोरेंस एंड बायस्ड रिपोर्ट्स जो होती है नोमैडिक लाइफ की वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड द इंपीरियल सक्सेस ऑफ द मंगोल्स हाउएवर अट्रैक्टेड मैनी लिटरेटी। बट अगर हम बात करें मंगोल ट्राइब की, तो उन्होंने उन्हें तो वो जो है वो सक्सेसफुल रहे थे, एक बड़ी एम्पायर उन्होंने बनाई थी जिसकी वजह से जो है ना कई सारे जो लोग जो लिटरेचर लिखते हैं, जो ऑथर्स थे, राइट, वो जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे। दैट इज वाई जो है ना इनके बारे में तो उन्होंने लिखना स्टार्ट किया ही था। तो बहुत सारा जो है ना एक तरह से हम बोल सकते हैं लिटरेचर इनके बारे में अवेलेबल है मंगोल्स के बारे में। तो उन्हीं के बारे में जो है पढ़ के हम जो है बाकी ट्राइब्स का भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकाल सकते हैं। तो कुछ ट्रेवलॉग्स जो होते हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बताए हैं। एंड अदर स्टे टू सर्व मंगोल मास्टर्स, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इनके अंडर काम किया है, मंगोल्स के अंडर, तो उन्होंने भी जो है ना काफी सारा लिटरेचर यहाँ पे बताया था। ये जो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, मंगोल एम्पायर के बारे में लिखा है, तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए, टर्किश हो गए, मुस्लिम हो गए, तो उन्होंने जो है ना इनके बारे में काफी चीजें बताई हुई हैं। काफी सारा जो लिटरेचर है वो इनके द्वारा लिखा गया है। So, although not always familiar with the Mongol customs, many of them produce these sympathetic accounts, even eulogy, that challenged and complicated the otherwise hostile city-based terrain against the steppe narrators. तो कई सारे जो हैं इन्होंने अपने व्यूज दिए हैं। कुछ जो राइटर्स हैं वो इनके साथ सिंपैथेटिक, इनके लिए सिंपैथेटिक अकाउंट्स जो होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो इन स्टेप ड्वेलर्स का जो है ना इनके खिलाफ जो है काफी चीजें लिखते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं कि ये जो लोग हैं ना एक तरह से पढ़े लिखे नहीं है, इनका कोई अपना जो है एक तरह से कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं है। तो वो जो है ना ऐसे भी वो चीजें लिखते हैं, कुछ जो है इनके द्वारा इनकी तरफ जो है सिंपैथी भी रखते हैं। So the history of Mongols therefore provide interesting details to question the manner in which the sedentary societies usually characterized nomads as the primitive barbarians. तो काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है ना इनके बारे में बताई गई हैं। एंड मोस्टली ये जो प्रिमिटिव बारबेरियंस जो होते जो कि जस्ट इनके बारे में एक ही लोगों ने अपने माइंड में जो है चीज वो बनाई हुई है कि ये जो है ना हमेशा मूव पे रहते हैं, इनका अपना कोई लिटरेचर नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, तो जो है पढ़े लिखे भी नहीं है। तो इन चीजों को जो है इन मिथ्स को जो है उन्होंने तोड़ने की भी कोशिश की हुई है जो नए हिस्टोरियंस हैं, ओके, जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो है ना इनके बारे में यहाँ पे बताई हुई हैं। सबसे वैल्यूएबल रिसर्च जो है ना मंगोल्स के बारे में वो है रशियन स्कॉलर्स ने यहाँ पे लिखी थी 18th एंड 19th सेंचुरीज में, जब तसारित रिजाइन थी यहाँ पे रशिया में, ओके, वहां पे जो है ना तसारिस्ट जो रूलर्स थे, तो उस समय में जो है ना इस रशियन स्कॉलर ने इनके बारे में जो है ना काफी अच्छी रिसर्च की थी। एंड एक तरह से ये सर्वे नोट्स जो होते हैं ना वो उसकी तरह जो है इसे प्रोड्यूस किया गया था, जो कि ट्रैवलर्स के सर्वे नोट्स होते हैं उन्हें भी इसने यूज किया था। सोल्जर्स, मर्चेंट्स एंड एंटीक्वेरियन स्कॉलर्स जो होते हैं ना उन सब के नोट्स को जो है इसने इस रशियन स्कॉलर ने यूज किया था।
उसके बाद जो है ना और भी कई सारे यहाँ पे स्कॉलर्स आए थे, जैसे कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक मार्क्सिस्ट अप्रोच होती है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। मार्क्सिस्ट जो है ना, ये एक तरह से मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे बताया गया है, उसके प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं, एंड जो लोग उससे फॉलो करते हैं ना उन्हें मार्क्सिस्ट यहाँ पे बोल दिया जाता है। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है ना कई स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई है, तो उसमें ये बताया गया है कि द प्रिवेलेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशंस, कि जो प्रोडक्शन का जो है किस तरह का प्रिवेलेंट मोड है किसी सोसाइटी में, उसे देख के ही यहाँ पे जो है ना सोशल रिलेशंस की जो है नेचर होती है ना वो यहाँ पे पता चल जाती है। किसी भी सोसाइटी की अगर हम बात करें वहां पे प्रोडक्शन का क्या तरीका है उसे देख के ही जो है ना सोशल रिलेशंस जो होते हैं उसकी नेचर भी यहाँ पे पता चल जाती है सोसाइटी की। तो वो ये बोलते हैं कि जो गेंजिस खान है, तो गेंजिस खान को जो है किस तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, एंड उनकी जो मंगोल एम्पायर है उसके बारे में ये लिखते हैं डैट विद इन अ स्केल ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, कि जो है इनका एवोल्यूशन हो रहा है, एंड यहाँ पे जो है ना ट्रांजिशन देखने को मिलता है मंगोल्स की एम्पायर में फ्रॉम अ ट्राइबल, ये ट्राइब हुआ करती थी, तो ऑब्वियसली जो है ना इनका यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा था टू अ फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, मीन जो है ये भी धीरे धीरे एग्रीकल्चर को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे थे। तो इनका यहाँ पे सोसाइटी में जो है ट्रांजिशन देखने को मिल रहा था मंगोल्स का, मंगोल एम्पायर के अंडर, जो कि एक पहले ट्राइब हुआ करती थी, मूवमेंट पे रहती थी, आप जो है ये क्या कर रहे हैं फ्यूडल मोड जो होता है ना प्रोडक्शन का उसे यहाँ पे अपना रहे हैं। ये पहले क्लासलेस सोसाइटी हुआ करती थी, सभी मिलके रहा करते थे, भाईचारे के साथ रहा करते थे, कोई क्लासेस नहीं थी यहाँ पे। बट अब जो है जब एम्पायर बन जाती है तो डिफरेंसेस आने सोसाइटी में स्टार्ट हो जाते हैं, कोई यहाँ पे मालिक बन जाता है, लॉर्ड बन जाता है, कुछ लैंड के ओनर्स बन जाते हैं, कुछ यहाँ पे पीजेंट्स बन जाते हैं। ओके, तो एक क्लास बेस्ड सोसाइटी जो है ना वो यहाँ पे बन रही थी। एक तरह से काफी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो होती है ना इनके बारे में हमें देखने को मिल जाती है बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स, एंड इनकी जो लैंग्वेजेस है ना मंगोल्स की उसके ऊपर भी काफी रिसर्च की गई है, उनकी सोसाइटी उनकी कल्चर के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा जो रिसर्च है ना स्कॉलर्स के द्वारा की गई है, जैसे कि एक फेमस स्कॉलर है बोरिस याकोलेविक, राइट, उनके द्वारा जो है ना काफी अच्छी रिसर्च इनकी लैंग्वेजेस उनकी सोसाइटी एंड उनके कल्चर के ऊपर की गई है। It severely curtailed the circulation of the work of the scholar, and it was only in the 1960s during and after the more liberal Khrushchev era that his writings were published in the 9 volumes। तो यहाँ पे रशिया में जो है ना कई सारी ऐसी डिजाइन्स भी आई थी जो कि हिस्टोरियंस को मना करते थे कि मंगोल ट्राइब्स के बारे में कुछ भी अच्छा यहाँ पे नहीं लिखना है, बट उसके बाद में धीरे धीरे जब वहाँ पे नई एम्पायर आती है रशिया में, जैसे कि क्रूशेव एरा यहाँ पे आया था, तो उन्होंने जो है ना ये थोड़ा सा इनकी थिंकिंग थी वो लिबरल थी, तो इन्होंने जो है ना हिस्टोरियंस को टोटली एक तरह से फ्री कर दिया था, आप जैसे कि यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कॉलर्स ने इवन 9 वॉल्यूम्स जो होते हैं ना मंगोल ट्राइब्स के बारे में, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी यहाँ पे छापे थे। The transcontinental span of the Mongol Empire also mean that the sources available to the scholars are written in the vast number of languages। तो obviously इतना बड़ा एरिया जो है वो मंगोल एम्पायर के अंडर आता है, तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, उनका कल्चर डिफरेंट था, तो डेट इज वाई जो सोर्सेज थे ना जो अवेलेबल थे अबाउट द मंगोल एम्पायर वो भी कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल थे, जैसे कि चाइनीज, मंगोलियन, पर्सियन, अरेबिक एंड इटालियन, लैटिन, फ्रेंच एंड रशियन। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस में जो है ना उनके बारे में जो सोर्सेज है वो अवेलेबल थे। तो हिस्टोरियंस को जो है ना इन सारे टेक्स्ट को पढ़ना काफी तरह से कॉम्प्लेक्स जो है ना वो उनके लिए तरीका था। तो कई कुछ एक ही जो टेक्स्ट होता है ना उसे कई सारे अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा गया था, तो कई सारे जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी यहाँ पे जो है ना वो चेंज होती रहती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो हिस्टोरियंस को जो है ना इतने सारे सोर्सेज को वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होता है, राइट। बाकी चीजें जो है ना इनके बारे में मंगोल एम्पायर के बारे में डिटेल्ड वे में हम जो है ना अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो थी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, राइट। इनके बारे में जो है कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, वही चीजें हमने इसमें कवर की हैं। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक